हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप देख रहे हैं लेक्चर 1 का पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी हम फोर्ट्रान लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है फोर्ट्रान लैंग्वेज सीखने से पहले। देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड देयर टाइप्स। व्हाट इज़ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। जैसे दो यूजर्स या ह्यूमंस आपस में बातचीत करने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए किसी माध्यम का यूज़ करते हैं, तो हम उसको नाम देते हैं लैंग्वेज का। बिल्कुल उसी तरह जब यूज़र और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, तब भी एक लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है जिसको हम नाम देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो यहाँ से एक सिंपल सी डेफिनेशन बन जाती है, way of communication between user and computer is called programming language। अब देखते हैं इसके टाइप्स कितने हैं। There are two types of programming language, ये दो तरह की होती हैं। फर्स्ट इज हाई लेवल लैंग्वेज एंड सेकंड इज लो लेवल लैंग्वेज। आगे भी लो लेवल लैंग्वेज के पार्ट्स हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। पहले हम हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर लो लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज होता क्या है। ये ह्यूमन रीडेबल होता है, यानी कि यूज़र इसको आसानी से समझ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्लोजर टू यूज़र। इसको आसानी से समझा जा सकता है। अगर हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से समझ सकते हैं तो उसमें प्रोग्राम लिखना भी आसान हो जाता है। इसके बाद है इजी टू डिबग। अब डिबग क्या होता है, जब आप एक प्रोग्राम को लिख लेते हो, अगर कंपाइलेशन के दौरान उसमें कोई एरर आ जाता है तो उस एरर को फाइंड आउट करना ही डिबगिंग कहलाता है। तो इसलिए इसमें है इजी टू डिबग। नो डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर इसको आसानी से नहीं समझ सकता, डायरेक्टली नहीं समझ सकता। तो कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर सिर्फ 0 1 की भाषा ही समझता है। तो इस लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, कंपाइलर। अब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद जो हमारी कोडिंग होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 1 के फॉर्म में, विच इज़ अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। इसके बाद है इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट। ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है। अब इसका क्या मतलब है, अगर आप एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिख लेते हो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो आपको वही प्रोग्राम अगर किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाना हो तो वो आप चला सकते हो। इसलिए इसमें लिखा है मशीन इंडिपेंडेंट। ये मशीन पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपका प्रोग्राम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा या नहीं चलेगा। इसके एग्जाम्पल हैं पास्कल, सी, C++, फोर्ट्रान, बेसिक। ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। इसके बाद है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है हाई लेवल लैंग्वेज के। ये कंप्यूटर के समझ में आता है, इसलिए ये क्लोजर टू कंप्यूटर होता है। ह्यूमंस के समझ में बहुत मुश्किल से आता है, इसलिए मैंने लिखा है डिफ़िकल्ट टू राइट प्रोग्राम एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसको हम बहुत मुश्किल से समझ पाते हैं, क्योंकि 0 1 की कोडिंग को एक सीक्वेंस में याद रखना बहुत मुश्किल होता है। डिफ़िकल्ट टू डिबग, एरर फाइंड आउट करना भी बहुत मुश्किल होता है। डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, क्यों, क्योंकि ये 0 1 की ही भाषा होती है जिसको कंप्यूटर समझता है, इसलिए हमें किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मशीन डिपेंडेंट होता है। मशीन डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि आप अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में 0 1 की कोडिंग लिख लेते हो, तो अगर आप उसी कोडिंग को किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाना चाहते हो तो वो नहीं चलेगा, इसलिए ये मशीन डिपेंडेंट होता है। डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। आपने कई बार सुना होगा कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है वो 0 1 की फॉर्म में होता है। अब 0 1 क्या होता है, ध्यान रखना, 0 1 जैसा कोई फिजिकल चीज़ नहीं होता कंप्यूटर के अंदर। 0 1 सिर्फ एक वैल्यू है बिट की। आपने सुना होगा MB, केबीज, इनके बारे में, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो सबसे छोटा क्या होता है, बिट। तो एक बाइट में होते हैं 8 बिट, और एक बिट की वैल्यूज होती है 0 या 1। ये वैल्यूज क्या होती हैं, एक्चुअल में आपके कंप्यूटर में जैसे रैम है,
रैम में आपको कैपेसिटर्स मिलेंगे। तो उस कैपेसिटर्स के अंदर अगर चार्ज होता है तो आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर चार्ज है तो वैल्यू 1 होगी, अगर चार्ज नहीं है तो वैल्यू क्या होगी, 0। सेम वैसे ही ट्रांजिस्टर में अगर करंट होगा तो आप उसको बोलोगे 1 वैल्यू देगा, अगर नहीं होगा तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो बिट की सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकती है, 0 और 1। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। इसमें डाटा 0 1 की फॉर्म में होता है, हम पढ़ चुके हैं लो लेवल लैंग्वेज में। इट डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसलेटर, ये मशीन डिपेंडेंट होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन और डिफिकल्ट टू राइट प्रोग्राम इन इट, डिफिकल्ट टू डिबग, इसमें एरर फाइंड आउट करना भी मुश्किल होता है क्योंकि हम इसको आसानी से समझ नहीं पाते। इसके बाद है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा आसान है यूज़र के लिए। इसमें हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिकल लैंग्वेज। तो सिंबल्स क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। इट इज़ लिटिल ईजियर देन मशीन लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज से थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि हम इसमें सिंबल्स का यूज़ करते हैं, ना कि 0 1 की कोडिंग का। इट यूज सम नंबर्स, एब्रीविएशन एंड सिंबल्स, तो ये कुछ सिंबल्स का यूज़ करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, 5 और 6। 5 + 6 लिखा हमने, हमें क्या मिला, 11। अगर मशीन लैंग्वेज की बात करें तो मशीन लैंग्वेज में आप इसको कैसे लिखोगे, 5 को लिखोगे 0 1 0 1 प्लस 6 को लिखोगे 0 1 1 0 और 11 को लिखोगे 1 0 1 1। अगर आप इसको अब असेंबली लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे। अब मैंने 5 को नाम दे दिया एक A1, 6 को नाम दे दिया A2 और 11 को नाम दे दिया A3। तो मैंने यहाँ पे कुछ एब्रीविएशन सिंबल्स यूज कर लिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, प्लस को मैंने क्या नाम दिया, ऐड। ऐसे ही यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन होता तो मैं सब लिखता, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं यहाँ पे, एब्रीविएशंस हैं यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं न्यूमोनिक्स। इनको याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है यूजर के लिए, इसलिए मैंने लिखा था यहाँ पे इट इज लिटिल इजियर देन मशीन लैंग्वेज। अब ये भाषा A1 A2 A3 ऐड, ये सारे सिंबल्स हैं। मशीन लैंग्वेज को ये सिंबल समझ नहीं आते, वो सिर्फ 0 1 की भाषा ही समझता है। तो इसलिए हम एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है जिसको हम नाम देते हैं असेंबलर। तो असेंबलर क्या काम करता है, असेंबलिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम असेंबलर करता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है। अब प्रोग्राम को आप ऐसे कुछ समझ लीजिए जैसे आप घर से बाहर जाते हो, किसी प्रोग्राम या पार्टी या पिकनिक पे जाते हो। मान लो आप पिकनिक पे जा रहे हो, तो आप पहले देखोगे कि आप पहले यहाँ पे जाओगे, फिर वहाँ पे जाओगे, फिर ये करोगे, फिर वो करोगे। तो इसके बाद आप एक पेन पेपर उठाते हो, तो वो सारी इंस्ट्रक्शन जो आपकी होती है, प्लान होता है, उसको आप लिख लेते हो सीक्वेंस वे में। तो वो सीक्वेंस वे ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका एक प्लान हो जाता है, आपका प्रोग्राम बन जाता है। तो सेम वैसे ही एक सीक्वेंस सेट होता है इंस्ट्रक्शन का जो हम कंप्यूटर को देते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम। जो यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है उसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम। इसके बाद है सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम होता क्या है, मैंने हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में आपको बता दिया है पहले ही। जो भी कोडिंग आप हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर करोगे, जो भी कोडिंग आप हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर करोगे, वो सारी कोडिंग आपका सोर्स प्रोग्राम होगा। दिस इज रिटन बाय प्रोग्रामर, ये यूजर के द्वारा लिखी जाती हैं। द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, सारा का सारा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। द सोर्स कोड वी राइट इन दिस प्रोग्राम डज नॉट अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, ये इसको नहीं समझ पाएगा, कौन, कंप्यूटर। ये मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ नहीं पाता, इसलिए सोर्स प्रोग्राम को भी कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा। इसका एक एक्सटेंशन होता है सोर्स प्रोग्राम का। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप कंप्यूटर चलाते हो, कंप्यूटर में आपको मान लो सॉन्ग चलाना है या गेम चलानी है या आपको कोई सॉफ्टवेयर चलाना है। अगर आप सॉन्ग चलाते हो तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .mp3। वीडियो चलाते हो तो आपको एक्सटेंशन क्या होगा,
.mp4, गेम या सॉफ्टवेयर चलाते हो तो आपका एक्सटेंशन क्या होगा, .exe फाइल। तो ये आपके एक्सटेंशन होते हैं। वैसे ही सोर्स प्रोग्राम के अंदर अगर आप कोडिंग करते हो, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर अगर आप कोडिंग करते हो तो एक फाइल जनरेट होती है, उसका भी एक एक्सटेंशन होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं। अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करते हो तो आपका एक्सटेंशन रहेगा .c, और फाइल का नाम मैंने फाइल ही लिखा है, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एक्सटेंशन है वो सेम रहेंगे। जैसे आप फोर्ट्रान के अंदर करते हो तो F90 आपका एक्सटेंशन रहेगा, जावा के अंदर करते हो तो जावा रहेगा, और पाइथन के अंदर करते हो तो फाइल.py रहेगा। ठीक है। इसके बाद है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है, हमने सोर्स प्रोग्राम पढ़ा। सोर्स प्रोग्राम लिखा किस में जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझ पाता, तो उस लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कंपाइलर या असेंबलर भी बोलते हैं। तो आफ्टर ट्रांसलेटिंग जो हमारे पास कोडिंग आएगी तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के बाद हमारे पास जो कोडिंग मिलती है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। इसको कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, क्यों, क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है। दी सोर्स कोड रिटन इन दिस प्रोग्राम अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। इसका भी एक्सटेंशन होता है, जैसे सोर्स प्रोग्राम का था। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होगा, अगर नाम फाइल है तो फाइल डॉट ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। अब तक हमने पढ़ा यहाँ पे कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं। एक कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में जो प्रोसेसिंग होगी बीच में वो क्या होगी, आइए वो देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक सोर्स फाइल है, इसमें मैंने कुछ कोडिंग लिखी हुई है, प्रोग्राम हैश डिफाइन एंड ऑफ प्रोग्राम। अब इसको कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट फाइल में, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। तो इसको कन्वर्ट कौन करेगा, एक ट्रांसलेटर, जिसको हमने नाम दिया था क्या, कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या करेगा, सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देगा। आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा प्री प्रोसेसर। तो ध्यान रखना कि कंपाइलर को चलाने से पहले, जब भी आप कंपाइल करोगे तो उससे पहले क्या चलता है, प्री प्रोसेसर। आई रिपीट कि कंपाइलर से पहले हमेशा प्री प्रोसेसर चलता है। अब प्री प्रोसेसर क्या करेगा, जो मैंने यहाँ पे हैश डिफाइन लिखा है, ये क्या है, एक डायरेक्टिव फाइल है, डायरेक्टिव लाइन है यहाँ पे। तो जो भी लाइन स्टार्ट होगी हैश के साथ, उसको कन्वर्ट कर देगा ये किसी लाइब्रेरी रेफरेंस के अंदर, और जो बाकी की कोडिंग होगी उसको कंपाइलर चेंज कर देगा 01 की कोडिंग के अंदर। अब हमारे पास क्या आ चुका है, ऑब्जेक्ट फाइल आ चुका है। इसके बाद इसमें होगा क्या, ऑब्जेक्ट फाइल में क्या होगा, इसमें 01 की कोडिंग होगी और कुछ लाइब्रेरी रेफरेंस होगी। अब ये पूरी तरह 01 की भाषा तो नहीं है, तो कंप्यूटर इसको समझ नहीं पाएगा। तो अब क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें एक लिंकर होता है, लिंकर भी एक सॉफ्टवेयर है जो इसको कन्वर्ट किस में करेगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल में। ऑब्जेक्ट फाइल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एग्जीक्यूटेबल फाइल में। कैसे, लिंकर जो यहाँ पे लाइब्रेरी रेफरेंस दिया हुआ है, ये कुछ बिल्ट इन फंक्शन भी हो सकते हैं जिनका मतलब किस में लिखा होता है, लाइब्रेरी फाइल्स के। तो लाइब्रेरी फाइल्स को ऑब्जेक्ट फाइल के साथ कनेक्ट कर देगा लिंकर, तो हमारे पास क्या आ जाती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल को जब हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाती है आउटपुट। इसके बाद ये जो हमारे पास फाइल आई है, फाइल डॉट exe, इसी को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि फाइल डॉट exe ही हमारा सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, exe फाइल ही हमारा सॉफ्टवेयर है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। कि एक डाटा होता है, इंस्ट्रक्शन जो यूजर के द्वारा दी जाती है कंप्यूटर को कि काम कैसे करना है, कि काम ऐसे करोगे कंप्यूटर बिल्कुल वैसे ही काम करता है। जैसे आप गेम चलाते हो
गेम के अंदर होता क्या है, पहले आपके पास एक बैनर आएगा या टाइटल आएगा कि आप ये गेम चला रहे हो, फिर उसके बाद प्ले द गेम ऐसा ऑप्शन आता है। तो ऐसे ही एक सीक्वेंस सेट होता है, कलेक्शन होता है इंस्ट्रक्शंस का, जिसको हम कंप्यूटर को बताते हैं कि आपको ये करना है। तो वही हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर। ये दो तरह का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के मतलब का होता है, सिस्टम के मतलब का होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के मतलब का होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये कंप्यूटर को कंट्रोल करता है कि आपको काम कैसे करना है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अलाउ करता है एक्सेस होने के लिए कि आपको काम कैसे करना है। यूजर को बताता है कि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला सकते हो या नहीं चला सकते हो। It controls how the computer system works and enable to user to access the application software। ऐसे ही मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे। ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, लाइनेक्स, विंडोज 8। ये सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये यूजर का मतलब होता है, यूजर के लिए डिजाइन किया जाता है। ये काम नहीं कर सकता बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही अलाउ करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वेब ब्राउजर, गेम्स, फोटो एडिटर, ये आपके क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।